हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे IBO 1 इग्नू के एमकॉम का चैप्टर नंबर 2। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। पहला पार्ट बन चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यापार का गैर परंपरावादी सिद्धांत, जो है पहला सेकेंड चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापार का गैर परंपरावादी सिद्धांत। गैर परंपरावादी सिद्धांत कारक बहुलता पर आधारित होता है, यानी कि फैक्टर्स पर आधारित होता है। हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। तो ये गैर परंपरावादी सिद्धांत कारक बहुलता पर आधारित है, जिसके द्वारा व्यापार के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है कि व्यापार का स्वरूप कैसा होगा। इसमें हम पढ़ते हैं पहले सापेक्षिक कारक बहुलता। रिकार्डो के सिद्धांत के अनुसार व्यापार का स्वरूप पूर्णतः तकनीकी के भेद पर निर्भर करता है, यानी कि टेक्नोलॉजी के भेद पर निर्भर करता है कि टेक्नोलॉजी कैसी होगी, जो उनके श्रम उत्पादक अनुपात से परिलक्षित होता है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि देश के पास कितना श्रम उपलब्ध है। वैसे हमें पता है कि हमारे 4 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो हम मेन कारक 2 को लेके चलते हैं, एक श्रम और एक पूंजी। ठीक है, तो हम ये वाला जो सिद्धांत है, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि देश के पास कितना श्रम उपलब्ध है, यानी कि कितनी लेबर उसके पास है। इसके विपरीत गैर परंपरावादी सिद्धांत सदैव एंडाउनमेंट कारक पर केंद्रित होता है कि जो कारक हमारे पास हैं उस पर हमें किस तरह से केंद्रित करना है, किस पर वो बेस होता है। रिकॉर्डिंग सिद्धांत के ठीक विपरीत गैर परंपरावादी सिद्धांत में यह माना गया है कि 2 कारकों का वस्तु के उत्पादन में पूर्णतः प्रयोग होता है। वो कौन से कारक होते हैं? श्रम और पूंजी। 2 देशों के पास समान तकनीक व उत्पादन क्रिया हो सकती है। वे मात्र सापेक्षिक बंदोबस्ती कारक से अलग हो सकते हैं। बंदोबस्ती कारक मतलब जो एंडाउनमेंट कारक होता है कि उनका बंदोबस्त किस तरह से किया गया, उनका अरेंजमेंट कैसे किया गया है, कि श्रम और पूंजी है तो सही, लेकिन उनका अरेंजमेंट कैसे होगा। एक देश में सापेक्षिक दृष्टि से श्रम की बहुलता हो सकती है और दूसरे देश में सापेक्षिक दृष्टि से पूंजी की बहुलता हो सकती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे श्रम की बहुलता है। और मान लो हम अमेरिका की बात करें तो वो पूंजी प्रधान है। वहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहाँ पे पूंजी की बहुलता ज़्यादा होगी। अब अगर हम इसको मान लेते हैं सिंबॉलिक की के पूंजी की कुल पूर्ति है, कि टोटल जो सप्लाई है पूंजी की वो के है, और श्रम की जो टोटल सप्लाई है वो एल मतलब लेबर है, तथा K/L अपॉन एच। देखिएगा, K/L अपॉन में एच ग्रेटर है K/L अपॉन में एफ से। इसका अर्थ है कि स्वदेश में सापेक्षिक दृष्टि से पूंजी की बहुल्यता है कि देखिएगा ज़रा, के ग्रेटर है ना एल से, ठीक है, ये वाला ग्रेटर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वदेश में, मान लो ये हम एच अपने देश की बात करें, तो स्वदेश में सापेक्षिक दृष्टि से पूंजी की बहुल्यता है, तथा विदेश में सापेक्षिक दृष्टि से श्रम की बहुल्यता है। ये मान लो विदेश है, ठीक है, तो यहाँ पे लेबर की बहुल्यता होगी। इसका सापेक्षिक कारक बहुल्यता की भौतिक परिभाषा कहलाती है। यह एक प्रकार की वैकल्पिक परिभाषा है। यदि विपेक्ष में सापेक्षिक दृष्टि से श्रम की प्रधानता मिल रही है, तो वहाँ पे सापेक्षिक रूप से श्रम सस्ता होना चाहिए, क्योंकि जिस देश में जो चीज़ ज़्यादा होती है, ये मान के चला जाता है कि सप्लाई अगर ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वो चीज़ सस्ती होगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि W अर्थात मजदूरी की दरें, और R मतलब पूंजी का लगान। R मतलब रेंट हो गया, लगान कह सकते हैं इसे, और W मतलब वेजेस होता है, इसे मजदूरी की दरें मान सकते हैं। तो पहले तो हमने श्रम और पूंजी का देखा। अब की बार हम देख रहे हैं मजदूरी और लगान में। तो अगर हम कहते हैं W/R H ग्रेटर है W/R F से, तो इसका अर्थ होगा कि स्वदेश में सापेक्षिक दृष्टि से पूंजी प्रधान है। वहाँ श्रम की उपलब्धता कम होने के कारण मजदूरी की दरें उच्च होंगी, क्योंकि हमने पहले कहा था कि पहला मान लो स्वदेश है और वो पूंजी प्रधान है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है, तो पूंजी प्रधान अगर देश है तो वहाँ पे श्रम कब उपलब्ध होगा? पूंजी प्रधान कब कहलाएगा? जब श्रम कम है और पूंजी ज़्यादा है। तो वहाँ पे जो चीज़ कम होगी उसकी दरें ऊँची होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है, सप्लाई इज़ ग्रेटर देन द डिमांड, तो वो चीज़ सस्ती होगी, और अगर सप्लाई इज़ स्मॉलर देन द डिमांड, तो वो चीज़ महंगी होगी। तो हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना अनिवार्य है कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिस देश में श्रम का अभाव हो वहाँ मजदूरी की सापेक्षिक दर ऊंची ही होंगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि उस देश में उन वस्तुओं की मांग ही बहुत कम हो, तो जिसके उत्पादन में अधिक श्रम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ।
देखो, इस बात पे ये ध्यान देना आने वाले है कि यदि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिस देश में श्रम का अभाव हो वहाँ मजदूरी की दरें ऊंची होंगी, क्योंकि जो चीज़ कम होती है उसकी दरें ऊंची होंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उस देश में उस वस्तु की मांग ही बहुत कम हो, जिस चीज़ में ये श्रम ज़्यादा चाहिए, तो उस देश में उन वस्तु की मांग बहुत कम है, उसके उत्पादन में अधिक श्रम की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि किसी देश में श्रम की प्रचुरता तो हो, बहुत ज़्यादा श्रम हो, पर साथ ही साथ वहाँ पर अत्यधिक श्रम वाली वस्तु की मांग भी अधिक हो। तो बेशक श्रम हमारे पास इतना ज़्यादा है, लेकिन जिस चीज़ में श्रम ज़्यादा लगता है उसी वस्तु की मांग भी बहुत अधिक है। तो भी अब क्योंकि फिर वही बात हो गई कि मांग बहुत ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है और उससे एवज़ में श्रम अगर कम रह गया तो भी यहाँ पे मजदूरी की दर ऊंची हो सकती है। तो उपयुक्त व्याख्या से ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी कारक का मूल्य उसकी पूर्ति को देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता, वरन मांग और पूर्ति के साथ श्रम की मात्रा को भी ध्यान रखा जाएगा। तो खाली ये नहीं देखते कि सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है तो वो चीज़ सस्ती होगी, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा तो वो चीज़ महंगी होगी। सिर्फ इसको ही नहीं देख सकते, हमें मांग और पूर्ति के साथ साथ, डिमांड और सप्लाई के साथ साथ श्रम की मात्रा पर भी ध्यान देना होगा कि श्रम की मात्रा कितनी उपलब्ध है। अगर प्रचुर मात्रा में श्रम उपलब्ध है तो दरें कम होंगी श्रम की, और अगर श्रम उतना नहीं है जितनी की उसकी डिमांड है तो श्रम की कीमतें ऊंची हो सकती हैं। अब है कारक प्रबलता, फैक्टर इंटेंसिटी। कारकों के प्रयोग की सापेक्षिक प्रबलता का निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सदैव वस्तु के उत्पादन हेतु 2 कारकों की आवश्यकता मानी गई है। हम वैसे मान के चलते हैं कि 4 हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 2 ही हैं। तो मान लिया जाता है कि 2 वस्तु की मात्राएं x और y है। एक वस्तु का हम x उत्पादन करते हैं और दूसरी वस्तु का हम y उत्पादन करते हैं। और L तथा K वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली श्रम और पूंजी है। L मतलब लेबर और K मतलब पूंजी। तो L और K वो श्रम और पूंजी हैं जो वस्तु x और वस्तु y के निर्माण में प्रयोग होती है। अब अगर हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि x वस्तु के उत्पादन में kx तथा lx पूंजी तथा श्रम की आवश्यकता है। लाइक देखिए, x वस्तु के उत्पादन में kx मतलब पूंजी, lx मतलब श्रम की आवश्यकता है। अगर हम x वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो और y वस्तु के उत्पादन में बस हमने x के साथ kx लिया था तो y के साथ ky ले लेंगे और श्रम ले लेंगे ly। अब अगर kx अपॉन में lx ग्रेटर है ky अपॉन में ly, यानी कि जो x वस्तु का उत्पादन था उसकी श्रम और पूंजी ज़्यादा है y वस्तु के उत्पादन k और l से, तो हम कह सकते हैं कि x पूंजी प्रबल है तथा y श्रम प्रबल है। अतः माना जा सकता है कि अलग अलग वस्तु के उत्पादन में अलग अलग पूंजी व श्रम का अनुपात हो सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं गैर परंपरावादी मॉडल की मान्यताएं। तो जो हम अभी सिद्धांत पढ़ रहे थे इसकी कुछ मान्यता भी होंगी, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी जिसे हमें मानकर चलना पड़ेगा। तो ये मान्यताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह मॉडल पूर्ण प्रतियोगिता के लिए माना गया है। ये मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक मतलब एकाधिकार और एकाधिरात्मक प्रतियोगिता के लिए नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन के लिए होता है। ये रूल तभी अप्लाई होगा जब मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता हो। सेकंड है, 2 वस्तुओं के मानकों में सदैव यह मान लिया जाता है कि एक वस्तु श्रम प्रबल होती है तथा दूसरी वस्तु पूंजी प्रबल होती है। दोनों श्रम प्रबल हों या दोनों पूंजी प्रबल हों तो भी ये जो सिद्धांत है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। और ये भी मान के चला जाता है कि यह स्थिति सदैव अपरिवर्तनीय है, यानी कि ऐसा ही रहेगा, एक श्रम प्रबल और एक पूंजी प्रबल ही रहेंगी। थर्ड है, सदैव वस्तु ही एक देश से दूसरे देश में जाती है, ना कि कारक। तो वस्तु एक देश से दूसरे देश में जाएंगी, जो उसके बनाने वाले कारक हैं, फैक्टर्स हैं, वो नहीं जाएंगे, वो अपने देश में ही रहेंगे। फोर्थ है, देश तथा विदेश दोनों के पास x तथा y उत्पादन हेतु समान तकनीक होती है, पर इनके एंडाउनमेंट यानी कि बंदोबस्त अरेंजमेंट कारकों में अंतर होता है। कोई पूंजी से ज़्यादा काम कराता है, कोई श्रम से ज़्यादा काम कराता है। तो जैसा एक देश में श्रम बहुत व दूसरा जैसे एक देश श्रम बहुल तथा दूसरा पूंजी बहुल होता है, तो ये मान लिया जाता है कि एक देश में श्रम से ज़्यादा काम होगा और दूसरे में पूंजी से ज़्यादा काम होगा। फिफ्थ, इसकी मान्यता है उत्पादन के कारकों का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स वैसे ही बहुत लिमिटेड होते हैं, तो हम उनका पूर्ण उपयोग कर रहे हैं, वो सेटिस्फैक्ट्री यूज़ हो रहे हैं। कोई भी हमारा जो उत्पादक के कारक हैं श्रम और पूंजी वो वेस्ट नहीं हो रहे, पूरा उनका उपयोग हो रहा है। एक और मान्यता है, श्रम या अतिरिक्त क्षमता हेतु कोई बेरोजगारी नहीं है, कि श्रम या अतिरिक्त क्षमता हेतु कोई बेरोजगारी नहीं है, यानी कि हमारे जो भी लेबर हैं, जो भी चीज़ है
वो पूरी तरीके से उनको रोज़गार मिला हुआ है, हमारा कोई भी श्रम खाली नहीं है। ठीक है, कोई भी श्रम ऐसा नहीं है कि बेरोज़गार हो, सबको बराबर काम मिला हुआ है। तो ये था हमारा गैर परंपरावादी सिद्धांत और उसकी मान्यताएं। अब इसी वीडियो में हम थोड़ा सा ये वाला पोर्शन और पढ़ लेते हैं, उत्पाद मूल्य अनुपात तथा कारक मूल्य अनुपात। उत्पाद मूल्य अनुपात क्या होता है? किसी चीज़ जो हमने उत्पादित की है उसका मूल्य, और कारक मूल्य अनुपात होता है जिन कारकों से वो चीज़ बनी है उनका मूल्य। तो पैमाने के स्थिर प्रतिफल के सिद्धांत में यदि देखा जाए तो पता चलता है कि उत्पाद मूल्य अनुपात अर्थात PX अपन में PY, क्योंकि हम मान लेते हैं उत्पाद का मूल्य यानी कि वस्तु X का प्राइस अपन में वस्तु Y का प्राइस, तथा कारक मूल्य अनुपात, कारक होते हैं या तो श्रम को मिलता है वेजेस मतलब W, और फिर दूसरा होता है हमारा रेंट लगान। ठीक है, इनके बीच में मध्य में इनके संबंध पाया जाता है। अब इस डायग्राम को पहले आप यहाँ पे देख लो, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो बार बार इस डायग्राम की नीड होगी, तो इसको स्लाइड आगे पीछे करनी पड़ती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। X एक्सिस पे श्रम लिया गया है और Y एक्सिस पे पूंजी ली गई है। ठीक है, इसके बाद AB हमारी एक लाइन है, इसे एक्सप्लेन बाद में करूँगी, सिर्फ आप देख लीजिए। AB एक लाइन है, ये A है और ये B है। क्लियर? अब इसमें से हम ये मान के चलते हैं कि 45 डिग्री एंगल पर हमेशा ये अनुपात बनता है। जैसे सप्लाई का होता है ना 45 डिग्री पर, इसी तरह पूंजी और लेबर का भी 45 डिग्री पर अनुपात बनता है। अब हमारे पास दो वस्तु हैं, एक ये वाली Y जो AB को E पॉइंट पे टच कर रही है, जो AB को C पॉइंट पर टच कर रही है, ये देखिए जो AB को C पॉइंट पे टच कर रही है, और एक और है हमारी AB पर एक और लाइन जो इसको D पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा था, और ये एक ये E पॉइंट है इक्विलिब्रियम, और एक ये F है। अब इसको हमने किसको क्या माना है अभी हम आगे देखते हैं। एक ये देख लीजिए, जो इनका टचिंग पॉइंट है ये P, ये M पॉइंट है जहाँ से ये लाइन जा रही है, और एक ये लाइन जा रही है, ये N है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं एक प्रतिस्पर्धी बाजार में दीर्घकाल में मूल्य औसत लागत के बराबर होता है, क्योंकि हमने कहा है कि एक अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो वो शॉर्ट टर्म में तो उसके लाभ ज़्यादा या कम हो सकते हैं। अचानक से कोई, जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस के टाइम पर हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में उसे किसी चीज़ को ज़्यादा लाभ मिल जाए, जैसे कि सारे इंजेक्शंस महंगे हो गए हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। लेकिन अगर दीर्घकाल की बात करें, लॉन्ग टर्म में जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें औसत मूल्य के बराबर ही हमेशा रहेगा, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म में सभी जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो ज़्यादा लाभ होते देखकर किसी फर्म को वो मार्केट में आ जाती हैं, और सबका औसत लाभ के बराबर हो जाता है, औसत लागत के बराबर लाभ हो जाता है। अब क्योंकि लाभ सदैव प्रतिस्पर्धी के पास ही जाता है, इसलिए उत्पाद मूल्य अनुपात औसत लागत अनुपात अर्थात X की औसत लागत तथा Y की औसत लागत के अनुपात के बराबर हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम में सब चीज़ बराबर हो जाती है। प्रस्तुत चित्र में दो इकाइयों का समोत्पादक वक्रों पर बनाया गया है, उनका नाम है X = 1 और Y = 1। यह समोत्पादक वक्र दोनों प्रकार के उत्पादकों की एक एक इकाई को दिखाता है कि हम X वस्तु का उत्पादन करते हैं, Y वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो X की भी एक इकाई और Y की भी एक इकाई। यह समोत्पादक वक्र दोनों की एक एक इकाई को दर्शाता है। प्रत्येक वस्तु लाभ वृद्धि उत्पादकों द्वारा न्यूनतम लागत पर उत्पादित की जाती है, क्योंकि जो भी उत्पादक हैं वो मान के चलते हैं कि भाई हमारी लागत आए तो कम से कम आए और प्रॉफिट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो अपनी लागत को न्यूनतम करेंगे तभी उनका लाभ ज़्यादा होगा। चित्र में AB एक समान लागत वक्र है, AB लाइन हमने देखी थी, वो समान लागत वक्र है जिसका ढलान मूल्य अनुपात था W और R। लागत को कम करने वाली अवस्था वह अवस्था कहलाती है जिसमें तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, कि अगर हम तकनीक को चेंज कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, लेबर की जगह हम पूंजी को ला रहे हैं, श्रम की जगह पूंजी या पूंजी की जगह हम श्रम को ले रहे हैं, तो जो वो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर होगी उसका मापन प्राय सम उत्पादक वक्र की ढाल के द्वारा ही किया जाएगा कि उसका ढलान किस तरह से है। ठीक है, तो ये समान लागत वक्र द्वारा अभिव्यक्त होने वाले कारक मूल्य के अनुपात के बराबर होगी, इसलिए C और D का सामूहिक अंतर्निवेश कम लागत वाला आगत संयोजन बन जाता है। तो जो हमारा C और D पॉइंट था AB पर, देख लीजिए जरा, हमारा C और D पॉइंट था AB पर, ये क्या बन जाता है, ये सामूहिक अंतर्निवेश कम लागत वाला संयोजक बन जाता है, कि यहाँ पे कम से कम लागत आएगी, जो कि X तथा Y की एक इकाई को उत्पादित करने के लिए अगर हम इसका उत्पादन करते हैं तो उनकी न्यूनतम लागत आने वाली है C और D के बराबर।
अतः उत्पादन की एक इकाई का उत्पादन करने में लागत श्रम के सापेक्ष OB तथा पूंजी के सापेक्ष OA आएगी। चूंकि यहाँ पर AB दोनों सम उत्पादक वक्र की स्पर्श रेखाएं हैं, अतः x और y की एक इकाई के उत्पादन या औसत लागत सदैव समान होती है। यानी कि x और y की एक इकाई के उत्पादन के बराबर या औसत लागत हमेशा समान होगी। अतः AB के ढलान के द्वारा बनाए गए कारक मूल्य अनुपात के साथ औसत लागत अनुपात या उत्पाद मूल्य का अनुपात एक ही होता है। तो औसत लागत अनुपात कहो या उत्पाद मूल्य का अनुपात कहो, दोनों एक ही होगा। PX अपन में PY इक्वल टू 1, वो 1 के बराबर होगा। यानी कि दोनों इक्वल होंगे क्योंकि PX और PY दोनों बराबर हैं। अगर आप उनको कट करोगे, सपोज हम कहते हैं ये भी 5 है और ये भी 5 है, PX भी 5 और PY भी 5, इनको कट करोगे तो आ जाएगा 1। तो वह इस कारक मूल्य अनुपात पे दोनों उद्योगों का पूंजी श्रम अनुपात O व CD को मिलाने वाली रेखा के द्वारा दर्शाया गया है। तो यह तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि Y तक पूंजी प्रबल है, क्योंकि Y पूंजी था हमारा Y एक्सिस। देखो यहाँ पे ये X एक्सिस था, ये Y था, और ये हमने पूंजी माना था और ये हमने माना था लेबर। ओके, तो Y तक पूंजी प्रबल है तथा X वक्र श्रम प्रबल है। तो यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि बिंदु OA तथा OB द्वारा मापी गई X या Y उत्पादन करने की जो औसत लागत है वो समान बनी रहे। OA था हमारा Y एक्सिस पे और OB था हमारा X एक्सिस पे। आप एक बार फिर से डायग्राम को चेक कर सकते हैं। चाहे दोनों वस्तुओं की कितनी भी इकाई का उत्पादन कर लिया जाए, वह इसलिए होता है क्योंकि औसत लागत, औसत का मतलब ही होता है कि भाई अगर हम सब चीज़ों को प्लस कर दें और उनको जितने नंबर से डिवाइड करें तो वो औसत आ जाती है। जैसे कि आप अगर अपने नंबर मेजर करते हो कि मान लो एक में आपके 10 नंबर हैं, दूसरे में आपके 8 नंबर हैं, तीसरे में आपके 10 नंबर हैं, चौथे में आपके भी 10 नंबर हैं, और 4 सब्जेक्ट हैं, इन सबको प्लस करोगे और 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल आएगी कि आपके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे। तो औसत लागत तो आपको निकालनी आती होगी। तो औसत लागत जो होती है वो समान बनी रहती है, चाहे दोनों वस्तुओं की कितनी भी इकाई का उत्पादन करें। तो हमने एक इकाई का माना कि एक इकाई हमने X की बनाई, एक Y बनाई Y की इकाई, तो दोनों की औसत लागत बराबर होगी। अब जरूरी नहीं है कि आप एक ही इकाई बनाओ, 1000 इकाई बनाओगे तो भी औसत लागत उतनी रहेगी, और 1 लाख उत्पादन करोगे इकाइयों का तब भी वो उतना ही रहेगा, क्योंकि औसत बराबर आ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि औसत लागत पैमाने के स्थिर प्रतिफल की वजह से उत्पादन में अप्रभावित रहती है। क्योंकि हमने कहा कि दीर्घकाल में सभी चीज़ें, जो लाभ होता है वो कभी भी असामान्य नहीं मिल सकता, वो सामान्य लाभ ही मिलेगा। यह आपने पहले भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। तो औसत लागत पैमाने के स्थिर प्रतिफल की वजह से उत्पादन से अप्रभावित रहती है। तो औसत लागत उतनी रहती है चाहे उत्पादन 0 हो, चाहे उत्पादन 0 पे नहीं, सॉरी 1 पे, क्योंकि 0 तो फिर उत्पादन ही निकलेगा। 1 हो, 100 हो, 10 हो या 1 लाख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत लागत सेम रहने वाली है। तथा मात्र कारक मूल्य अनुपात के प्रति अनुक्रिया करती है। तो कारक मूल्य यानी कि जो हमारे 4 फैक्टर्स हैं, उसमें से हम 2 को लेके चल रहे हैं, श्रम और पूंजी, उनके द्वारा ही ये जो चेंज होगी लागत। इसके अलावा अगर हम उत्पादन की बात करें तो औसत लागत उतनी ही रहने वाली है, सिर्फ कारक चेंज हो सकते हैं। अतः हम ये देखते हैं कि किस प्रकार X और Y का उत्पादन करने वाले दो उद्योगों की लागत में परिवर्तन मजदूरी अधिशेष अनुपात मतलब W/R, वेजेज और रेंट बढ़ने पर आता है। यहाँ पर X वक्र पर श्रम का उत्पादन प्रबलता से होता है, क्योंकि X पर हमने श्रम माना था। ये था हमारा X जो कि श्रम था, लेबर, और ये था हमारा Y जो पूंजी था। ठीक है, इसको हम वो मान लेते हैं कैपिटल। ओके, तो यहाँ पर X वक्र पर श्रम का उत्पादन बहुलता से होता है, चूँकि मजदूरी दर पूंजी के लगान मूल्य की तुलना में बढ़ती है। अतः सदैव X वक्र की औसत लागत Y वक्र की औसत लागत की तुलना में बढ़नी चाहिए। उपयुक्त चित्र में प्रारंभिक स्थिति दोनों ही उद्योगों की वस्तुओं का औसत लागत और उत्पाद मूल्य एक बराबर होता है शुरू की स्थिति में। तो यहाँ ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि समान लागत वक्र दोनों ही सम उत्पादक वक्र की स्पर्श रेखाएं होती हैं। क्योंकि समान लागत वक्र था, ठीक है, जब हमने AB लाइन डाली थी, वो दोनों ही समान उत्पादक वक्र की स्पर्श रेखा होती है, वहाँ से वो टच करती भी जाती है। तो यदि यहाँ पर W और R में वृद्धि होगी तो लागत न्यूनतम स्तर बिंदु के स्पर्श रेखा पर नहीं होंगे, थोड़ा सा वो ऊपर उठ जाएगा। स्पर्श रेखा पर नहीं होगा क्योंकि वो तो न्यूनतम बिंदु था, बल्कि इसकी बजाय दोनों उद्योग भिन्न समान लागत पर लागत का न्यूनतम मूल्य तय करेंगे कि भिन्न भिन्न समान लागत स्तर है, उस पर न्यूनतम मूल्य क्या होगा। ये दोनों समान लागत वक्र बिंदु रेखाओं के रूप में चित्र में दर्शाई गई हैं। Y उद्योग लागत का न्यूनतम स्तर E पर तय करेगा, जबकि S उद्योग लागत का न्यूनतम स्तर F पर तय करेगा। चलो एक बार डायग्राम फिर देख लेते हैं। तो देखो,
जब ऐसे ये अलग अलग हो गया तो वाई अगर उत्पादन हो रहा है तो वो ई पर तय करेगा, और अगर एस का उत्पादन हो रहा है तो वो एफ पर तय करेगा। ठीक है, एक बार पूरा ये पढ़ने के बाद ना डायग्राम को एक बार फिर से मैच कर लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार औसत उत्पादन लागत जो कि उत्पादन वक्त अनुपात के बराबर है पी एक्स अपन में पी वाई। अब यहाँ पर ओ एम और ओ एन होगा, ओ एम और ओ एन क्यों होगा, क्योंकि पी एक्स और पी वाई से ये चीज़ें निकल रही हैं। देखिएगा, ये ओ एम और ये ओ एन, ये ओ एम होगा, ये वाला थोड़ा सा ही टेढ़ा बना हुआ है डायग्राम, ये होगा ओ एम और ये होगा ओ एन। ठीक है, एक इससे जा रहा है और एक इससे जा रहा है। जो एक से अधिक है, इससे पता चलता है कि जैसे जैसे डब्ल्यू अपन में आर यानी कि वेजेज अपन में रेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे पी एक्स अपन में पी वाई भी बढ़ेगा, बशर्ते एक्स श्रम प्रबल है। इस प्रकार उत्पाद मूल्य अनुपात व कारक मूल्य अनुपात के मध्य सहसंबंध है। तो अभी हमने पढ़ा उत्पाद मूल्य अनुपात और कारक मूल्य अनुपात, इसके बीच में सहसंबंध है, आपस में रिलेशन है। यदि एक कारक के मूल्य में दूसरे कारक समात्पादक अपेक्षा तुलनात्मक वृद्धि होती है तो उसे कारक की प्रबलता वाली वस्तु की तुलना में भी वृद्धि होगी। तो एक कारक के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो उस कारक की प्रबलता, यानी कि अगर कौन सा कारक है, श्रम है तो एक्स की प्रबलता बढ़ेगी, और पूंजी है के तो वाई की प्रबलता बढ़ेगी, उसकी वस्तु की तुलना में वृद्धि हो जाएगी। तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप डायग्राम और ये जो इसकी स्टेटमेंट है इसको साथ में रख के जब आप देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे डायग्राम दूसरे पेज पे था और ये यहाँ पर था, तो बार बार बताने में प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार आप डायग्राम को अपने साथ रख के देखिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हेक्सर आहेलिन सेमिलियन का सिद्धांत। तो ये 4-5 सिद्धांत हैं, टोटल हम सारे सिद्धांत पढ़ लेंगे, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी वीडियोस, आप ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।